नमस्ते दोस्तों। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग एक कोट से शुरुआत करते हैं जिससे कि हम मोटिवेटेड रहें, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए डेली मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और सेल्फ मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है। तो इस कोट में कहा जाता है कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंच पाते हैं। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी भी कार्य को सर्वोत्तम रूप से उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले है कि आपको खुद पे विश्वास रखना जरूरी है। जिस व्यक्ति को खुद पे विश्वास नहीं होता है उसे सारी दुनिया बेवकूफ बनाती रहती है और दुनिया अपने इंटरेस्ट पे उसे चारों ओर घुमाती रहती है। इसलिए सबसे पहले अपने कदमों पे विश्वास रखिए, अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, जो कमियां हैं पहले खुद से सुधारने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डेट है 19 दिसंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे लोकसभा में सर्वगामी दूर संचार विधेयक लाया गया है और इसके विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जो है ओटीटी को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। विधेयक ने ओवर द टॉप ओटीटी जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमेजॉन हो, नेटफ्लिक्स हो, ठीक है, ये सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है या फिर हॉटस्टार हो, तो इसके लिए दूरसंचार की परिभाषा मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन की परिभाषा से इन ओटीटी को हटा दिया गया है, जिससे कि व्हाट्सएप और सिग्नल आदि जैसे जो प्लेयर्स हैं उनको राहत मिली है। जबकि जो सैटेलाइट संचार है और बैक हॉल जैसी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए गैर नीलामी मार्ग को निर्धारित किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि गैर नीलामी मार्ग को भी आवंटित किया गया है, खासकर स्पेक्ट्रम को आवंटित करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसका अगला आर्टिकल जो है, केंद्र के बहुत कम सीएजी ऑडिट जो है वो संसद में पेश किए जा रहे हैं। इस बार भी लगभग मात्र 18 ऑडिट ही जो है संसद में पेश किए गए सीएजी के द्वारा। वही पिछली बार का अगर देखा जाए 2019 से 23 के बीच में मात्र 22 रिपोर्ट जो है वो संसद में लाए गए सीएजी का, जबकि 2014 से 18 के बीच में 40 रिपोर्ट को संसद के बीच में लाया गया था। तो क्या कारण है इसके बारे में पढ़ेंगे और सीएजी का महत्वपूर्ण रूप से हर एक एस्पेक्ट से सभी चीजों को पढ़ेंगे। इनके क्या कार्य हैं, संवैधानिक कर्तव्य क्या है, इनका विवेकाधीन शक्तियां क्या क्या है। ठीक है, हर एक तरीके से हर एक क्षेत्र को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से मेंस के पूरे फॉर्मेट में। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग 2 एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को माओवादियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में लाने की प्रयास की जा रही है। खासकर यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहां पे लगभग 34% जो जनजाति हैं, एसटी हैं, वो माओवादी की ओर झुके हुए हैं, माओवादी की संगठन में शामिल हो गए। उससे क्या हो रहा है, जितने भी माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो देश के कल्याणकारी योजना है, जो केंद्र सरकार के जो कल्याणकारी योजना है वहां पे पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रही। क्या हो रहा है वहां पे, तो गरीबी जो है वो पूर्णतः समाप्त नहीं हो पा रहा है और लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के जो कार्य कर रही है हर एक राज्य में, तो वहां पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका फायदा उठा रहे हैं माओवादी समूह के लोग। ठीक है, वो अपने अनुसार वहां पे एक पैरेलल सरकार चला रहे हैं, समानांतर सरकार चला रहे हैं और लोगों की जरूरतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा विश्वास जीत सके। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। इसमें जो पंचायत की भूमिका है ये भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। ठीक है, पेशा, क्योंकि ग्राम पंचायत जो होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए जमीनी स्तर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके भी जो प्रभाव हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं, खासकर माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, अगले वित्त वर्ष में भारत में जो ई बसों की संख्या जो है वो लगभग दोगुनी होने की संभावना है। इससे क्या होगा, जो सीएनजी या फिर और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से उपयोग होने वाले जो सार्वजनिक वाहन है, उससे जो उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन, उसको और भी कम करने में हमें सफलता मिलेगी, जिससे कि हमारा जो ग्रीन हाउस गैस को कम करने का जो टारगेट है 2030 तक, उसको सक्षम बनाने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात और कहा जा रहा है कि ई बस को ज्यादा से ज्यादा लाने के लिए जो हमें फंड्स की आवश्यकता है उसकी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, लोकसभा में सर्वगाही दूर संचार विधेयक जो है विनियमन को सुव्यवस्थित करने के लिए कानून लाया जा रहा है। ठीक है, ओमनीबस टेलीकॉम बिल इन लोकसभा, लेजिस्लेशन टू स्ट्रीमलाइन रेगुलेशन। यहां पे क्लियर कहा जा रहा है कि सरकार ने दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया है, जिसमें इसका मुख्य कारण है
3 जो पुराने कानून को बदलने का एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है। यहाँ पे 3 जो कानून हैं, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950, ये तीनों कानून को प्रतिस्थापित करेगा, बदलेगा, ठीक है। तो विधेयक ने ओवर द टॉप मतलब कि ओटीटी जितने भी प्लेयर्स हैं उसको दूर संचार की परिभाषा से हटा दिया, उसको टेलीकम्युनिकेशन के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, ठीक है, उसको इससे हटा दिया गया, जिससे कि व्हाट्सएप और सिग्नल को लाभ होगा। जबकि जो उपग्रह संचार है, ठीक है, जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन होते हैं और बैकहॉल जैसी सेवाएं के लिए जो स्पेक्ट्रम का आवंटन होता है, जैसे 3G 4G का आवंटन हुआ ना, 5G का आवंटन हुआ, उसी तरह का जो आवंटन होता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सैटेलाइट संचार और बैकहॉल जैसी सेवाओं के लिए अब गैर नीलामी मार्ग को भी निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद विधेयक में सार्वजनिक आपातकाल, आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा के हित में दूर संचार नेटवर्क या सेवा पर कब्जा करने का भी प्रस्ताव रखा है। मतलब कि बहुत बार ऐसे संवेदनशील स्थितियां बन जाती है, फिर भी यहाँ पे क्या होता है कि जो अनेक प्रकार के टीवी चैनल हैं वो लगातार देश की सुरक्षा से संबंधित खबरों को चलाते रहते हैं। तो यहाँ पे ही कहा जा रहा है आपातकाल या फिर आपदा प्रबंधन के समय हम लोग दूरसंचार नेटवर्क पर कब्जा कर सकते हैं। और यह विधेयक जो है वो दूरसंचार उपभोक्ताओं को स्पैम कॉल और संदेश से बचाने का अधिकार देता है और ऐसे संचार करने वाली कंपनियों पर जो ऐसा कार्य करता है स्पैम कॉल का, उस पर कठोर जुर्माना भी लगा सकता है, ठीक है। दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से हटा दिया गया है कुछ चीजों को, ठीक है, खास के ओटीटी को, जो हम लोग पहले पढ़ चुके। तो जिन प्रमुख मुद्दों को स्पष्ट किया गया है उसमें से एक है ओटीटी एप्स को विनियमित करना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ओटीटी पे जो झगड़ा हो रहा था, क्योंकि जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हैं वो कह रही है कि हम लोग जितना रेवेन्यू देते हैं और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे देते हैं और ओटीटी सिर्फ फायदा उठाती है, इसी की बात की जा रही थी, मेनली इसी के लिए कानून लाया गया है। तो एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार मुख्य मसौदा में जो ओटीटी को एक दूर संचार सेवा के रूप में उल्लेख किया गया था पहले, ठीक है, इसी का जो मुद्दा था कि टेलीकम्युनिकेशन वाले चाह रहे थे कि जो भी हमारे से डिपेंडेंट है, जो हमारे इंटरनेट से अपना फायदा उठा रहे हैं, उनको भी रेवेन्यू को बांटना चाहिए हमारे बीच। तो इसी की बात की जाए तो इसे अंतिम रूप से इस बिल से हटा दिया गया कि ओटीटी जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ऐसे जो ओटीटी प्लेयर्स है उसके लिए नोडल मंत्रालय है। तो यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि ओटीटी के लिए जो है मिनिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री है। तो दूरसंचार विधेयक का जो मुख्य उद्देश्य है दूरसंचार कंपनियों और आईएसपी द्वारा प्रदान की जाने वाली वाहक सेवाओं को विनियमित करना है। और मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ठीक है, उसी को कहा जाता है MEITY के अंतर्गत आते हैं और उन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है। और उन्हें विनियमित करने की आवश्यकता है या नहीं, या बाद में डिजिटल इंडिया अधिनियम के हिस्से के रूप में तय किया जाएगा, ठीक है। हालांकि प्रौद्योगिकी उद्योग ने इस कदम की सराहना की, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं जब ओटीटी को जो है वो टेलीकम्युनिकेशन से बाहर रखा गया। तो बहुत जरूरी है कि स्पष्टता प्रदान किया जाए और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने इस पर सावधानी बरतने को भी कहा है। हाल ही में यह भी सच है कि ओटीटी संचार सेवाओं के विशिष्ट संदर्भ में दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से हटा दिया गया है और यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि दूरसंचार सेवाओं की नई परिभाषा को सामान्य रखा गया है और व्यापक रूप से व्याख्या करने में सक्षम है। इसलिए यह पूर्ण निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि इससे ओटीटी खिलाड़ियों को पूरी तरह से राहत मिलेगा या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में भी इस पे अनेक प्रकार का सीमितता को लाया जा सकता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है पूर्णतः जो है सीएजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सीएजी का रिपोर्ट जो है निरंतर संसद के सामने लगातार कम होता जा रहा है। 2023 में जो सीएजी द्वारा तैयार किए गए केंद्र सरकार के केवल 18 ऑडिट जो है वो संसद में पेश किए गए। पिछले कुछ वर्षों से संसद में पेश किए जाने वाले ऑडिट में जो है वो लगातार कमी को देखने को मिली है सीएजी के द्वारा। तो 2019 और 23 के बीच में औसतन 22 रिपोर्ट पेश किए गए, जबकि 2014 और 18 के बीच में 40 रिपोर्ट पेश किए गए। वहीं 15 में पेश की गई रिपोर्टों की संख्या 53 थी, लेकिन पिछले 6 वर्षों में से 4 में 20 या उससे कम रिपोर्टें पेश की गई है। यह गिरावट जो है वो कर्मचारियों की कमी, यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि कर्मचारियों की कमी और सीएजी के बजट में कटौती के साथ मेल खाती है। 2023-24 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग को आवंटन केंद्रीय बजट का मात्र 0.13% दिया गया। इसी कारण जो है यहाँ कर्मचारियों को भी कम कर दिया गया है और बजट में भी कटौती कर दिया गया है, इसलिए सीएजी का जो है ऑडिट जो है वो कम होता गया है संख्या। तो सीएजी के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे जिसमें संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है। तो
बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया सीएजी के बारे में कि मेरी राय है कि यह गणमान्य व्यक्ति या अधिकारी संभवतः भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखेगा कि संसद द्वारा वोट किया गया खर्च विनियोग अधिनियम में संसद द्वारा निर्धारित व्यय से अधिक या भिन्न न हो। यदि इस अधिकारी को कर्तव्य का पालन करना है और उसके कर्तव्य, मेरा मानना है, न्यायपालिका के कर्तव्यों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है बी आर अम्बेडकर के द्वारा कि जो सीएजी का जो कर्तव्य है वो न्यायपालिका के कर्तव्यों से भी कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है वो सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। उनका कर्तव्य जो है वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक भी हैं और देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करते हैं। अब उनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि सीएजी का सृजन कहां से हुआ इस पद का। तो सीएजी की भूमिका जो है ब्रिटिश भारत में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 के विद्रोह से पहले एक प्रमुख प्रशासनिक अभियान द्वारा शुरू करने के साथ विकसित किया गया और मई 1858 में एक महालेखाधिकारी के साथ एक अलग विभाग स्थापित किया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत वित्तीय लेन देन का लेखांकन और लेखा परीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई। तो ठीक है, यहां से इनका कार्यभार शुरू हो गया। 1858 से ही सीएजी का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता संभाली और भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया। इसने इंपीरियल ऑडिट की आधारशिला रखी और सर एडवर्ड ड्रमंड ने 1860 में पहले महालेखा परीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। तो ये याद रखिएगा, 1860 में सीएजी जो पहला थे वो एडवर्ड ड्रमंड थे और भारत के सीएजी शब्द जो है उसका पहली बार प्रयोग जो है वो 1884 में हुआ। ठीक है, तो भारत में जो सीएजी का पहली बार शब्द का प्रयोग हुआ 1884 में हुआ। तो 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है उसके तहत कहा जाता है कि महालेखा परीक्षक जो है वह सरकार से स्वतंत्र हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय व्यवस्था में प्रांतीय महालेखा परीक्षण की व्यवस्था करके महालेखा परीक्षण की स्थिति को और भी मजबूत किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1919 और 1935 में इसके अनेक प्रावधान दिए गए हैं सीएजी के। ठीक है, और इसके बारे में सोचना शुरू किया गया 1884 से भारत के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब सीएजी से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 में कहा जाता है कि सीएजी जो है उनकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों के बारे में अनुच्छेद 148 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 149 में सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 150 में संघ और राज्यों के खातों ऐसे प्रारूप में रखे जाएं जो राष्ट्रपति सीएजी की सलाह पर निर्धारित करे। तो यहाँ पे इसके प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो सीएजी के सलाह पे राज्य और सेंटर का जो अकाउंट है उसको उस तरह से प्रारूपित करे। अनुच्छेद 151 में कहा जाता है कि संघ के खातों से संबंधित भारत के जो सीएजी की रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंप दी जाए जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पेश करेगी। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। 148 से 151 का जो प्रावधान है वो सीएजी के लिए। अब सीएजी द्वारा किए जाने वाले ऑडिट के क्या क्या प्रकार है, किस किस तरह के वो ऑडिट कर सकते हैं। तो नियामक ऑडिट जिसको कहा जाता है रेगुलेटरी ऑडिट, यह सुनिश्चित करने के लिए एक ऑडिट है कि क्या खर्च किया गया है और इस खर्च किए गए पैसे का क्या उद्देश्य है, इस उद्देश्य का क्या अधिकृति है, इसके लिए वे खर्च किया गया है और यह भी कि यह जो व्यय निगम और कानून के अनुरूप खर्च किया गया है या नहीं, ये सारी चीजों को चेक करना है। उसके बाद अनुरूप ऑडिट मतलब कि सप्लीमेंट्री ऑडिट, इसमें लीकेज का पता लगाना है। ठीक है, रिसाव जो होता है पैसे का वो बीच में कहाँ खर्च हो गया उसके बारे में पता लगाना है। इसके लिए सीएजी द्वारा नियुक्त ऑडिटरों द्वारा वाणिज्यिक ऑडिट किए जाने के बाद भी सीएजी सार्वजनिक उपक्रमों में पूरक ऑडिट करता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट था कि ये पूरक ऑडिट किया जाता है रिसाव को दूर करने के लिए जो लीकेज होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑडिट। ठीक है, इसमें कहा जाता है, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि क्या जो व्यय किया गया है सार्वजनिक हित में, यह सार्वजनिक हित में है या नहीं। यह अनुचित मामले की पहचान करने के लिए अपना ज्ञान और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए व्यय की जांच करता है। ठीक है, जिसमें मेनली ये देखा जाता है कि यह जो कोई भी व्यय हुआ है वो सार्वजनिक हित में है या नहीं, जो सरकार का पैसा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार के पास जो पैसा है वो टैक्स पेयर के द्वारा आया है, यहाँ के नागरिकों का पैसा है। ठीक है, तो यही सुनिश्चित करना सीएजी का काम है। उसके बाद दक्षता ऑडिट जिसको कहा जाता है एफिशिएंसी ऑडिट, जैसा कि नाम से पता चलता है दक्षता ऑडिट इस सवाल का जवाब देता है कि क्या निवेश किया गया है और पैसा इष्टतम परिणाम, जो निवेश किया गया है
तो इस निवेश का क्या परिणाम है? दक्षता लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेश को प्राथमिकता दिया जाए और उसके सबसे लाभदायक उपयोग के बारे में बताया जाए। उसके बाद प्रदर्शन ऑडिट, जिसको कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट। तो प्रदर्शन ऑडिट उसे कहा जाता है जैसे कि क्या जो मनरेगा चल रहा है, जो नरेगा चल रहा है, जैसे सरकारी कार्यक्रम ने न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्यों को प्राप्त किया है और इच्छित लाभ प्राप्त किए हैं। यह आमतौर पर किसी विशेष, यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए जो है किसी विशेष जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका जांच करता है, उसके गुणों और दोषों पर ध्यान नहीं देता है, बल्कि योजनाओं को लागू करने की प्रभावशीलता, ठीक है, और उसमें मौजूद होने वाली कमियों पर गौर किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा उसकी प्रभावशीलता, वो कितना इफेक्टिव है जमीनी स्तर पे और उसमें क्या क्या खामियां, ये दोनों चीज डिस्कस किया जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट में। उसके बाद पर्यावरण ऑडिट में क्या कहा जाता है कि यह पर्यावरण के संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सीएजी के लिए यह चिंता एक अपेक्षाकृत नया क्षेत्र है, ठीक है। ये जो है इन्वायरमेंटल ऑडिट जो है वो एक सीएजी के लिए नया क्षेत्र है। महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और सभी हितधारकों को शामिल करके संभावित समाधान सुलझाने के लिए सीएजी द्वारा जैव विविधता, नदियों के प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर 100 से अधिक ऑडिट आयोजित किए गए हैं, ठीक है, जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए किए जाते हैं। आगे कहा जाता है सीएजी जो है उसकी स्वतंत्रता के बारे में क्या क्या उद्देश्य दिए गए हैं, क्या क्या प्रावधान है। तो सीएजी की इस महत्वपूर्ण संस्था के प्रभावी कामकाज के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। सीएजी की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान में बहुत से प्रावधान दिए गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है सीएजी को, और उनके पद की शपथ के लिए उन्हें भारत के संविधान के तहत बनाए गए कानून को बनाए रखने की कर्तव्य के लिए शपथ दिलाया जाता है और उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें केवल संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है, उन्हीं प्रक्रिया के द्वारा सीएजी को हटाया जा सकता है उसके पद से। और अपना पद छोड़ने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन आगे के पद पे पात्र नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार और सरकार के अधीन कोई भी जो महत्वपूर्ण पद है उस पे यहाँ से पद से हटने के बाद तुरंत ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उनका वेतन और अन्य सेवा जो शर्तें हैं हालांकि संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनके पैसे में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। उसकी प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा शर्तें हैं उसके परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है। सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक खर्च, जिसमें उस कार्यालय में सेवारत व्यक्तियों के सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल है, भारत की संचयी निधि पर भारित होती है और ये संसद के मतदान के अधीन नहीं होता है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, सीएजी के कार्यालय में जो पैसे की जरूरत होती है वो संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ये संचित निधि पर भारित होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं सीएजी के ऑडिट अधिशेष के स्रोत क्या क्या है। जैसे संविधान में कहा जाता है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का अस्तित्व और जनादेश संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे सीएजी का जो अस्तित्व है 148 से 151 तक है, उनका प्रावधान दिया गया। उसके बाद अनुच्छेद 149 में कहा जाता है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित किया गया है। और कानून में क्या क्या निर्धारण है सीएजी के शक्तियों के बारे में, तो डीपीसी अधिनियम 1971 में कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें अधिनियम है जो सरकारी लेखांकन के सामान्य सिद्धांतों और व्यय और प्राप्तियों के लेखा परीक्षण के संबंध में व्यापक सिद्धांतों को निर्धारित करता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, डीपीसी अधिनियम 1971 की बात की जा रही है। उसके बाद विनियमन, ऑडिट और खातों पर विनियमन जैसे आधिकारिक राजपत्र में तैयार और अधिसूचित किया जाता है। ऑडिट का दायरा, ऑडिट अधिशेष के अंतर्गत जो सीएजी के द्वारा उसकी ओर से किए जाने वाले ऑडिट के दायरे और सीमा को तय करता है ऑडिट का दायरा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके कर्तव्य और कार्य क्या है। तो वह भारत के समेकित निधि से सभी व्ययों से संबंधित खातों का ऑडिट करते हैं जो प्रत्येक राज्य और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की समेकित निधि होती है। वह भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ आकस्मिक निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते से सभी व्यय का ऑडिट करते हैं। वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के सभी विभागों द्वारा रखे गए सभी व्यापार, विनिर्माण, लाभ, हानि खर्च, बैलेंस शीट और अन्य सहायक खातों का ऑडिट करते हैं। वह केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरण की प्राप्तियों और व्ययों का ऑडिट करता है। सरकारी कंपनियां, अन्य निगम, निकाय, ये सारी जगह से इनके प्राप्ति और व्ययों का ऑडिट करता है, ठीक है।
उसके बाद कार्य क्या है, तो वह ऋण, डूबती निधि, जमा, अग्रिम, सस्पेंड खाता, प्रेषण व्यय से संबंधित केंद्र और राज्य सरकारों से सभी लेन देन का ऑडिट करते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अनुरोध पूर्वक किसी अन्य स्थानीय निकाय प्राधिकरण खाते का भी ऑडिट करता है। वह राष्ट्रपति को फॉर्म के प्रिस्क्रिप्शन के संबंध में भी सलाह देता है जिसमें केंद्र और राज्यों के खाते से संबंधित जानकारी लेनी हो। वह केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है, जो बदले में उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट सौंपता है, जैसे विनियोग खातों पर एक ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद वित्त खातों पर एक ऑडिट रिपोर्ट और एक सार्वजनिक उपक्रम पर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब इसमें वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है, पीपीपी और पीआरआई को सीएजी के तहत लाएं। मतलब कि पूर्व सीएजी विनोद राय ने कहा कि सभी निजी सार्वजनिक भागीदारी, प्रिंसिपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, उसी को कहा जाता है पीपीपी, और पंचायती राज संस्था और सरकारी धन से लाभ उठाने वाली सोसाइटी को सीएजी के दायरे में लाने की आवश्यकता है, जिससे कि पारदर्शिता में वृद्धि हो। उसके बाद सूचना तक पहुंचने के लिए सीएजी की शक्ति को बढ़ाए। उन्होंने ऑडिट अधिनियम के तहत जानकारी तक पहुंचने के लिए सीएजी की शक्ति को बढ़ाने का अनुरोध किया है, जिससे कि 2013 तक यह अनुमान लगाया गया था कि 60% सरकारी खर्च जो है वो सीएजी की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, अभी भी 60% जो है जांच वो सीएजी के दायरे में ही नहीं आते हैं। सीएजी अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। उन्होंने वर्तमान समय के निजीकरण और आईटी क्रांति के अनुरूप लाने के लिए सीएजी अधिनियम जो है 1971 में संशोधन का सुझाव दिया और नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात की गई, जैसे ऑडिट प्रक्रिया में एआई और बिग डेटा सीएजी को अपने कर्तव्यों को और बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद कर सकता है। और कार्यपालिका के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सीएजी कार्यालय के लिए व्यक्ति का चयन करने के लिए एक कॉलेजियम प्रकार की संस्था का गठन करने की भी बात की गई है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह जो सीएजी का कर्तव्य है, सीएजी का जो पद है, उस समय से लेकर आज तक खड़ा है। वहां तक एक लंबा समय तय कर चुके हैं, लेकिन हर संस्थान की तरह आधुनिक समय तक पहुंचने के लिए इसमें लगातार संशोधन, सुधार और उन्नयन की आवश्यकता है। तो हम आशा करते हैं कि उन सुधारों को लागू करके यह संगठन प्रणाली की पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जिसके माध्यम से हमारे लोकतंत्र की स्पष्ट कल्पना स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और तेज से विकास हो पाएगा, जांच सही तरीके से सुनिश्चित हो सकेगा, और जो वर्तमान समय में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं हमारे परिवेश में, उसके अनुसार से इनमें भी अपडेशन आएगा। नए नए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे कि और बेहतर तरीके से ये ऑडिट करने में सक्षम हो सके खातों को। ठीक है, जिससे कि पैसे का नुकसान ना हो। अब देख लेते हैं सीएजी से संबंधित क्वेश्चंस। इसमें असर्शन और रीजन है। तो दावा में कहा जाता है भारत का जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक व्यवहार में केवल महालेखा परीक्षक होता है, और रीजन में कहा जाता है समेकित निधि से धन के मुद्दे पर सीएजी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा इसमें? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत का संविधान जो है वो सीएजी को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बनाने की कल्पना करता है। हालांकि व्यवहार में सीएजी केवल एक महालेखा परीक्षक है, ठीक है, नियंत्रक नहीं है। और दूसरे शब्दों में यहाँ पे कहा जाता है कि सीएजी जो है उसका धन के मुद्दे पर कोई नियंत्रण नहीं है। समेकित निधि और कई विभाग जो है वो सीएजी से विशेष अधिकार के बिना चेक जारी करके धन निकालने के लिए अधिकृत है, जो केवल ऑडिट चरण में चिंतित है जब यह व्यय से पहले पहुंचे। तो इसी के लिए ये दोनों सही है। ठीक है, इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के सीएजी को निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी गई है? तो पहला है केंद्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय को ऑडिट करना। उसके बाद राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकारी के खातों पर ऑडिट करना। उसके बाद तीसरा है केंद्र सरकार के खातों का संकलन और रखरखाव करना। चौथा है किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाना और प्राथमिकता और प्रमाणित करना। उसके बाद पांचवा है वित्तीय आपातकाल के दौरान संसद की ओर से राजकोष का नियंत्रण करना, राजकोष पर नियंत्रण करना। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें स्टेटमेंट? इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4, मतलब कि ये तो पहला सही था। उसके बाद राज्यपाल द्वारा अनुरोध किए जाने पर किसी भी अन्य अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, कि अगर अनुरोध किया जाएगा तो वो किसी भी अन्य प्राधिकरण का भी ऑडिट कर सकता है। 1 2 सही हो गया। और उसके बाद चौथा सही है, मतलब किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय का पता लगाने की प्रमाणिकता जो करते हैं वो सीएजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में। इसमें कहा जाता है कि जमीनी स्तर का
लोकतंत्र जो है वो माओवादियों के क्षेत्र के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी एज अ वॉल वॉक अगेंस्ट माओइस्ट, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मेनली इसमें जो कहा जाता है सिंपली रूप से, जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या होता है कि जो जितने भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंच नहीं पाती है, और ये जो इनके जो नेता हैं वो लगातार भुलावा देते रहते हैं, जो आकर्षित करते हैं लोगों को कि सरकार आप लोगों के बारे में सोचती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे पहुंचने नहीं देते हैं जो माओवादी नेता लोग होते हैं। ठीक है, और ये एक समानांतर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। और ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जहां हाल में चुनाव हुआ था, जहां बीजेपी की जीत हुई है, और यहाँ पे लगभग 34% जो क्षेत्र है वो माओवादी प्रभावित है, और मैक्सिमम जो है वो एसटी है। ठीक है, आदिवासी है। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और राज्य में आदिवासी आबादी के अनुपात को देखते हुए प्रत्येक राजनीतिक दल की गणना में आदिवासी वोटों के संदर्भ में समीकरण बेहद मायने रखता है। जैसा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा गया कि आदिवासी मतदाता जिस पार्टी के साथ आते हैं उसी पार्टी का राज्य में सरकार बन जाता है, क्योंकि राज्य में आदिवासी मतदाताओं का जो वोट है वो लगभग 34% है। ठीक है, आदिवासी आंदोलन में मुख्य धारे में है। ठीक है, मेनली जो है आदिवासियों का जो आंदोलन हमेशा से रहता है कि उनका जो जीने का तरीका है और उनके लिए जो सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो इसी के लिए माओवादियों के इन गढ़ों में, जो कि अनुसूची 5, ठीक है, शेड्यूल 5 में निर्धारित किया गया है, और चुनाव हमेशा जो है वो माओवादियों के बहिष्कार के आह्वान की पृष्ठभूमि में हिंसा से प्रभावित रहती है, और यह साल भी कुछ अलग नहीं हुआ। इस साल भी इसने चुनाव का बहिष्कार किया, जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, तो माओवादी इलाकों में लोकतंत्र को कैसे बहाल किया जाए, इसको जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कैसे बहाल किया जाए, इसी का मेन चिंता है केंद्र सरकार को। ठीक है, तो शुरुआत में, और जैसे कि मीडिया में बताया गया है कि बीजापुर और कोंटा जैसे माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जो मतदान का प्रतिशत रहा लगभग 3% से 4% तक कम था। ठीक है, और मौजूदा माओवादी विद्रोही वाले क्षेत्र में रहने वाली जो जनजातीय आबादियों के लिए लोकतंत्र के लिए विभिन्न अर्थ है। ठीक है, वही बात कह रहे थे। तो यहाँ पे जैसे कि उनको लगता है कि हमारे पास सरकार हमारे बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो आश्वासन दिया जाता है माओवादियों के द्वारा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी, इसी के लिए वहां पे लोकतंत्र बहाल होने नहीं दे रहे हैं और एक समानांतर सरकार चलाने का प्रयास करते हैं। माओवादी जनताना सरकार जैसे अपनी समानता सरकार चला रहे हैं। ठीक है, इसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी को हतोत्साहित किया, और उस विकास के पहल जो सरकार के द्वारा होते हैं उसके रुझान के संदर्भ में अधिक स्पष्ट रहते हैं, जिसमें स्थानीय आबादी अक्सर बहिष्कार के आह्वान को नजरअंदाज कर देती है। क्या यह रुझान जो है मतदाताओं के मोह भंग की ओर इशारा करते हैं? तो आदिवासी दावों के प्रति बढ़ती जागरूकता अब वर्तमान समय में जो है लगातार जो आदिवासियों के दावे जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वे जागरूक होते जा रहे हैं। आदिवासी अब उन अधिकारों की आकांक्षा रखते हैं जिनकी उन्हें संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। तो ऐसी जागरूकता और दावे जो है वो झारखंड में आदिवासियों द्वारा लोकप्रिय पत्थलगढ़ी आंदोलन में स्पष्ट रूप से देखा गया, जिसमें आदिवासी अक्सर प्रतिरोध व्यक्त करके अपने अधिकारों पर दावा कर रहे थे। ये जो लोग हैं तेजी से और उचित रूप से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, जिसकी उनकी गरिमा और बेहतर हो रही है। ठीक है, और पेशा मतलब कि पंचायती राज, ये ध्यान रखेगा। तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि जमीनी स्तर पे जो ये संस्था है, ठीक है, पंचायती राज संस्थान, तो यहाँ पे इसके जो सदस्य हैं वो अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से करें। हालांकि क्षेत्र में कुछ राजनीतिक दल जो हैं वो पंचायत प्रावधानों अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दा लेकर आए हैं, लेकिन इसे निष्पादित करने के तौर तरीकों को स्पष्ट तरीके से सामने नहीं लाया गया। 1996 में पेशा अधिनियम पारित होने के बावजूद संबंधित राज्य सरकार में से किसी ने भी नीति निर्देश जारी करके इसे सही भावना से लागू नहीं किया, और आदिवासी क्षेत्रों में उसके सामाजिक आर्थिक स्थितियों का सही तरीके से समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं हुए। इसी का फायदा जो है माओवादी उठा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण माओवादियों ने अपने एजेंडे को बढ़ावा देने और जनताना सरकार मतलब कि एक समानांतर सरकार के माध्यम से अपने गढ़ों में अपना शासन चलाने में फायदा उठा रहे हैं। पेशा अधिनियम इसकी क्षमता को देखते हुए जनजातीय समुदाय की आकांक्षाओं को समायोजित करके और उन्हें मुख्य धारा में लाने के सबसे बड़े समर्थन के रूप में स्थापित कर रही है। इसका दृढ़ कार्यान्वयन मध्य और दीर्घावधि में अत्यधिक संभव है। इससे माओवादी जितना प्रभाव जो है वो लगातार घटेगा। जैसे ही लोकतंत्र वहां पे स्थापित होने लगेगा, जैसे ही लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हो जाएगा, वहां पे माओवादियों का जो प्रभाव है घटने लगेगा, विकास तेजी से हो जाएगा। जिसे एग्जाम्पल दिया जाता है छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा, ठीक है, जहाँ पे ओपी चौधरी जो आईएएस थे वो हाल में ही
आईएएस से छोड़ दिए हैं, ठीक है, रिजाइन मार दिए हैं, और वो अभी एमएलए के लिए खड़ा हुए थे लेकिन उसमें भी हार गए, ठीक है, मैं उनसे मिला हूँ। तो इनका एक बहुत ही बड़ा प्रयास था दंतेवाड़ा में जो महिलाओं की शिक्षा के लिए, ठीक है, बच्चियों की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया गया है। इन्हीं के कारण, ओपी चौधरी के कारण ही जो रायपुर में लाइब्रेरी बनाया गया है, बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बनाया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो ये सारी चीजें जो है एक आईएएस के जब बन जाता है व्यक्ति तो ये करना चाहिए, जिससे कि समाज में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन लाने में हम सक्षम हो सके, ठीक है। इसी में आदिवासियों के पोषण के लिए क्या किया जा रहा है, तो माओवादियों ने आदिवासी के हितों के शुभ चिंतक होने का सिर्फ दिखावा किया है, ठीक है, और इसमें एक मिथक बनाया हुआ है जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाकर इसे विश्वसनीय तरीके से सामने लाने की आवश्यकता है। माओवादियों द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना न केवल सुरक्षा और विकास के बारे में बल्कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सक्षम बनाने और उससे आगे बढ़ के देखने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो जनजातीय आकांक्षाओं को पहचान सकता है और माओवादियों के गुप्त इरादों को उजागर कर सकता है, ठीक है। और यह अन्यथा हम माओवादियों को चुनौती पर केवल तभी अल्पकालिक ध्यान देना जारी रखेंगे जब वे अपनी इच्छानुसार हमला करेंगे। मतलब कि जो वहाँ के जनजाति लोग हैं वो समझ जाएंगे कि जो माओवादी के सरगना है वो कहीं ना कहीं अपना हित साध रहे हैं, वो हमारे विकास, हमें जागरूक नहीं होने दे रहे हैं, उसी समय यहाँ पे इनका प्रभाव घटने लगेगा और लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल में। ये सिंपल एक छोटा सा आर्टिकल है कि ई बस पेंट्रेशन इन इंडिया लाइकली टू डबल नेक्स्ट फाइनेंशियल, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक लगभग जो है ई बस जो है जितने भी सार्वजनिक वाहन है वो लगभग दोगुना हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि पूरे भारत में नई बस बिक्री में इलेक्ट्रिक बसों की जो हिस्सेदारी है वो पिछले वर्ष के 4% से, ठीक है, पिछले वर्ष के 4% से अगले वर्ष वित्त वर्ष जो है उसमें लगभग 8% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र को डीकार्बनाइज, ठीक है, जो कार्बन इमिशन हो रहा है उसको कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इस पर केंद्र सरकार के फोकस और स्वामित्व के अनुकूलन कुल लागत जो है TCO से प्रेरित है। तो इसी में कहा जाता है क्रिशल। तो क्रिशल का फुल फॉर्म जो होता है वो क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। इसका कभी कभी छोटे छोटे यूपीपीसीएस हो गया या बीपीएससी में यहाँ पे डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। क्रिसल ने एक रिपोर्ट में कहा कि बसों की तुलना में ई बस जो है वो अन्य ईंधन पर चलती है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा ई बस को प्रमोट करने की बात की जा रही है, जिसमें कि जितने भी और भी जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया, ठीक है, तो ये सारे चीजों को विस्थापित करके और ज्यादा से ज्यादा ई बस चलाने की बात की जा रही है। तो सरकार की पहल पर रेटिंग एजेंसी ने कहा कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या फेमा, ये सभी जो है कार्यक्रम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, ठीक है। फेमा योजना और नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम के तहत पहले से ही ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है जिसके माध्यम से ई बसों को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लाया जा सके, और इससे क्या हो जाएगा, ई बसों की मांग में वृद्धि हुई और देखने को भी मिल रहा है ये वृद्धि। तो किशल द्वारा कहा जाता है कि ई बसों में वृद्धि को अनुकूल स्वामित्व जो है वो अर्थशास्त्र द्वारा भी समर्थित किया गया है। ई बस के लिए TCO, तो ये ध्यान रखिएगा, TCO को कहा जाता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ठीक है, और ICE को कहा जाता है इंटरनल कंबशन इंजन, और CNG बस की तुलना में 15 से 20% कम होने पर अनुमान लगाया जा रहा है जो कार्बन इमिशन है, ठीक है, जिससे 15 वर्षों के अनुमानित जीवन काल में लगभग 6 से 7 वर्षों में ब्रेक इवन, ठीक है, के साथ होगा। मेनली ये जो प्रयास किया जा रहा है जो हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको कम किया जाए, डीकार्बनाइजेशन किया जाए, ठीक है। तो ये था आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को